Welcome to Griffin Publication. I welcome you all to the grand launch of Nidhi Ek Adhuri Si Prem Katha by Poonam Tripathi ji. Today's host of our show is Unnati Shahi. So I welcome Unnati to carry on and rock the show. Welcome, Unnati. थैंक यू मैम। नमस्कार, ग्रिफिन्स पब्लिकेशन इस इवेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हूँ आपकी आज की होस्ट उन्नति शाही। तो आज हम सभी यहाँ तकनीकी तौर पर इकट्ठा हैं पूनम त्रिपाठी जी की किताब के लॉन्च के लिए। तो किताब का नाम है निधि एक अधूरी सी। हाँ, तो हमारी किताब का नाम है निधि एक अधूरी सी कथा। पूनम जी एक सौम्य शिक्षक होने के साथ ही गहराई से लिखने वाली लेखक हैं, जिन्होंने और प्रशंसनीय किताबें लिखी हैं, जैसे पेरीविंकल, नव्या, हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 2 से 8 तक तथा विभिन्न साझा संग्रह। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं पूनम जी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये बुक भी बहुत ही ऐसे काफी प्रशंसा पाएगी और लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो अभी सबसे पहले अपने आप को हमारे आज के बेहद खास बहुमुखी प्रतिभाओं से धनी अतिथियों से परिचित कराना चाहूंगी। तो हम के पहले गेस्ट हैं डॉक्टर सुभाष कुमार गौतम जी। तो सबसे पहले तालियों से आइए का स्वागत करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज सुभाष सर के कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, तो आप सभी का भी हार्दिक स्वागत है। सुभाष सर दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में सहायक आचार्य हैं। गांधी जी की पाठशाला के संस्थापक हैं। 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय लेखन कर रहे हैं और नामवर सिंह, अशोक वाजपेयी जैसे कई बड़े हिंदी के पुरोधाओं के साक्षात्कार भी किए हैं। सिर्फ यही नहीं, ये समयांतर पत्रिका और टर्निंग इंडिया के सहायक संपादक भी रहे हैं, बीबीसी ट्रेनी जर्नलिस्ट रहे और इंटरनेशनल सिटीजन जर्नलिस्ट फेलो भी रहे हैं। फिलहाल सुभाष जी जामिया मिलिया इस्लामिया के हिंदी विभाग द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रम पीजी डिप्लोमा मास मीडिया में विजिटिंग प्रोफेसर हैं। सर, आप अपने इतने सालों के अनुभव से हम सभी को क्या सुझाव देना पसंद करेंगे? शुक्रिया उन्नति बहन, आपने इतना बहुत कमजोर है लेकिन उसके बाद भी आपका संघर्ष सिर आंखों पे। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आज की जो उत्सव की जो केंद्र हैं पूनम बहन त्रिपाठी, पूनम बहन त्रिपाठी को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ जो मौजूद लोग हैं, भाई त्रिलोकीनाथ पांडे जी और वसुंधरा बहन और ये मंच संचालन कर रही उन्नति बहन आदि, जो छूट गए हों उसके लिए माफी। एक तो मैं ये उपन्यास जब मेरे हाथ में आया तो उस समय मैं देख नहीं पाया, लेकिन कल मैं इस उपन्यास को उठाया और उठाने के साथ साथ मतलब कि पूरा का पूरा उपन्यास एक बार में पढ़ गया। तो ये इस उपन्यास की सबसे बड़ी सफलता है कि आप इस लघु उपन्यास को के लिए कोई बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ती। थोड़ा सा इसके नाम को लेकर के हमको थोड़ा सा लगा कि निधि एक अधूरी सी प्रेम कहानी। दरअसल ये निधि एक अधूरी सी प्रेम कहानी जो नाम इसका रखा गया, ये संपूर्ण प्रेम कहानी, ये संपूर्ण प्रेम कहानी। ये कहानी जो लघु उपन्यास है, सॉरी, पूनम बहन का ये जो लघु उपन्यास है, एक एनसीसी कैडर की छात्रा निधि और सेना के रंगरूट मेजर राहुल थापा की मध्यवर्गीय प्रेम कहानी है। ये मध्यवर्गीय प्रेम कहानी है और इस पूरे उपन्यास को पढ़ने के बाद हमें नई कहानी के दौर
की जो कहानियों की और उन कहानियों के प्लॉट की, उन कहानियों के विषय की याद आती है कि कैसे एक मध्यवर्गीय समाज की जो कहानियां हैं, वो कहानियां जो है कि उपन्यास और कहानियों के माध्यम से दर्ज होती हैं। और उपन्यास में कुल मिला जुला के 12 प्लॉट हैं। इसका जो पहला भाग है बिहान, जो एक प्रसव पीड़ा से इसकी शुरुआत होती है। प्रसव पीड़ा का इतना सुंदर वर्णन निधि बहन ने पूनम बहन ने किया है कि क्या कहा जाए। मतलब कि जो आज के समय में जो कहानियां लिखी जा रही, जिस तरह से शब्दों का और जिस तरह से मैं उस तरह उत्तर आधुनिक तरीके से जो कहानियां लिखी जा रही हैं और जिस तरह से सेक्सुअलिटी, तमाम इन सब चीजों की बात हो रही है, उससे एकदम इतर है। मतलब कि ये जो मातृत्व सुख है, मातृत्व सुख को इतने खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया है। वास्तव में हर स्त्री उस मातृत्व सुख का आनंद लेना चाहेगी इसको पढ़ने के बाद। जो कि आज उत्तर आधुनिक समाज में जिस तरह का डिस्कोर्स चल रहा है, ये जो उपन्यास है, लघु उपन्यास है, ये कोई डिस्कोर्स नहीं खड़ा करता। सबसे बड़ी बात की ये किसी तरह का डिस्कोर्स नहीं करता। और जो इन्होंने प्रसव पीड़ा की जो एक इतना मार्मिक वर्णन किया है, वो इतनी खूबसूरती से किया है कि क्या बताया जाए। ये जो उपन्यास है, ये उपन्यास कई बार हमें गुदगुदाता है और कई बार हमें सिहरन भी पैदा करता है। आप जब ये इनका वो पहला प्लॉट जब बिहान पढ़ेंगे, तो बिहान पढ़ने के बाद आपके अंदर एक स्त्री के प्रति जो संवेदना है, भाई एक डिस्कोर्स ये चलता है ना कि सहानुभूति और भोगा हुआ यथार्थ। तो एक स्त्री के प्रति जो सहानुभूति है, वो सहानुभूति भी बड़ी सहानुभूति है, वो कोई डिस्कोर्स नहीं खड़ा करती, लेकिन जो स्त्री का जो मर्म है, जो दर्द है, वो इसको पढ़ने के बाद आपको मिलता है। सेना की जहां तक बात है, जो लोग सेना में होते हैं, सेना में एक तो देश प्रेम और दूसरा फैमिली प्रेम। फैमिली प्रेम दो चीजें बहुत उनके लिए महत्वपूर्ण होती है, और वो चीज इसमें बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। वो सेना के जो जवान हैं, उनके बारे में वो कहा जाता है ना कि और कुछ आता ना हो लेकिन प्रेम जताना आता है। मैंने भी अपने घर में एक जो है कि सेना के जवान अपने फूफा जी को देखा, तो मतलब कि इस कहानी को पढ़ने के बाद मुझे अपने फूफा जी और फुआ की बड़ी याद आई। तो अभी भी फूफा जी है, लेकिन फुआ अब हमारी नहीं रही। तो मैंने देखा कि इतना प्रेम हमारे फूफा अपनी मेरी फुआ से करते थे कि क्या बताया जाए। और वो चीज इस कहानी में देखने को मिलती है। और इस चीज को पूनम बहन ने बहुत खूबसूरती से लिखा है। थोड़ी सी बात करें हम इसकी भाषा पे, तो ये बहुत मिली जुली और मिश्रित भाषा है। मिश्रित भाषा मतलब कि भाषा इस रूप में है कि मतलब कि आप ये कहिए कि एक दूसरे की जो है कि सखी कहिए कि भाषा, जैसे उर्दू का इस्तेमाल है इसमें, बांग्ला के शब्दों का इस्तेमाल है, नेपाली, अब पता नहीं पूनम बहन नेपाली जानती है कि नहीं, इन्होंने कैसे बड़ा रिसर्च करके नेपाली शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। तो नेपाली लोग भी अपने ही लोग हैं, और वो जो थापा प्रेम इन्होंने दिखाया है,
जो जिस सोसाइटी में हमारे यहाँ कोई एक रिश्ते नाते नहीं होते थे, उस बैरियर को तोड़ करके और इन्होंने रिश्ते नाते दिखाया है। तो ये जो उपन्यास है, उपन्यास की जो भाषा है, वो एक तरह से जो भाषा का जो बैरियर है, उस बैरियर को एक चीज और मैं कहूंगा कि उपन्यास सिर्फ भाषा से ही या शब्दों की जादूगरी से ही नहीं लिखा जाता है। कई बार उपन्यास में भाव भंगिमाएं और कहिए कि बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल भी खूब होता है। और इसमें आप देखेंगे कि जब निधि मेजर थापा से जब पहली बार जब मिलती है, तो उसमें जो भाव भंगिमाओं से जो एक प्रेम होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, जो एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, उसको बड़ी खूबसूरती से दिखाया है। मतलब कि मैं तो कम्युनिकेशन का विद्यार्थी हूँ, तो एक हमारे टीचर हुआ करते थे, तो वो एक शेर कहते थे कि निगाहों ने निगाहों से मुलाकात कर ली और रहे दोनों खामोश मगर बात कर ली। तो इसमें मेजर थापा और निधि दोनों बिना कुछ कहे कई जगह ऐसे वो आते हैं कि ऐसा समय आता है कि वो कई जगह बिना कुछ कहे हुए निगाहों निगाहों में वो बात करते हैं। तो और इशारों इशारों में वो जो प्यार की जो बात है उसका क्या कहना है, इशारों इशारों में इस पे तो बहुत सारे गीत वो बने हुए हैं। अंतिम जो उपन्यास में और सारी भी चीजें देखने को मिली हमें। एक तो उपन्यास में समाज का जो टसन है, खासतौर से मैंने पेज 74 पे इसका वो देखा, वो टसन मिलता है जो जाति धर्म है। कई बार मैं देखता हूं कि जब रिश्ते नाते की बात आती है, तो माँ बाप नहीं रह जाते हैं। माँ बाप एक तरह से हिटलर की तरह वो लगने लगते हैं, उनको बच्चों का जो है कि वो नहीं लगता। तो वो चीज भी दिखती है जब निधि वो कहती है कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, अबॉर्शन नहीं कराऊंगी। तो उसके पिता का जो वो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका विरोध ही है समाज। जो उनके जो मेजर थापा के जो पिता है, वो आगे बढ़ करके उसको एक्सेप्ट करते हैं। और वहां एक स्त्री का जो संघर्ष है, वो कोई विमर्श नहीं खड़ा करता, वो कोई सेक्सुअलिटी का विमर्श नहीं खड़ा करता। लेकिन आप देखिए कि जो समाज में जो चीजें विद्यमान है, उनसे वो कैसे जो है कि वो संघर्ष करती है कि नहीं, हम इस बच्चे को जन्म देंगे और इस बच्चे के सहारे हम जीवन जिएंगे। ठीक है, तो समाज क्या कहेगा नहीं कहेगा उसकी हमें कोई परवाह नहीं है, और समाज की परवाह हमें करनी भी नहीं है। समाज कई बार हम भूल जाते हैं कि समाज हमसे है, न कि हम समाज से हैं। समाज तो हम ही से बनता है ना, हमसे और आपसे बनता है। तो इसमें कौन सा बड़ा पहाड़ टूट गया अगर उसने एक फौजी से प्रेम किया, या कोई भी स्त्री अगर जो एक पुरुष से प्रेम करती है, तो उसका एक अपना हक है कि उसे उस बच्चे को जन्म दे। तो ये जो इन्होंने बड़ी इस पूरे उसको प्रकरण को इतनी खूबसूरती से इन्होंने और इतने कॉन्फ्लिक्ट भरे उसमें जो है कि लिखा है। तो ये जो है कि उपन्यास में ये जो प्लॉट है, वो मुझे बहुत जो है कि
अंदर तक छू गया और मुझे थोड़ी समाज पे तरस भी आई कि कैसे समाज का हम निर्माण कर रहे हैं। शुरू में तो एक जो उपन्यास है वो बहुत मतलब कि रोमांटिक है, लेकिन अंतिम में जाते जाते कहानी बेहद ही गंभीर हो जाती है। और ये एक तरह से इस उपन्यास को हम कह सकते हैं कि ये ट्रेजेडी ट्रेजेडी पर आधारित उपन्यास है और इसका अंत बहुत दुखांत और सुखांत दोनों तरीके का अंत होता है। अंत में जब मेजर मिल जाते हैं तो वो सुखांत है, लेकिन इतने दुखों के बाद वो सुख मिलता है और इतने संघर्ष के बाद जब कोई सुख मिलता है इस तरह का, तो उसका एक अपना अनुभव जो होता है वो एक बड़ा अद्भुत होता है। तो इसमें जो समाज का जो संघर्ष देखा गया है, इसमें जाति का भी वो है और स्त्री का जो संघर्ष है वो बहुत सुंदर है। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पूनम बहन त्रिपाठी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और पूनम बहन त्रिपाठी इसी उम्मीद के साथ कि आगे इसी तरह की कहानियां लिखती रहें, जो एक आज के दौर में जो सेक्सुअलिटी और जो अजीब तरह का जो डिस्कोर्स चला हुआ है उससे इतर हट करके और समाज की जो संवेदना है, जो समाज के दुख दर्द हैं, उन दुख दर्द को अपनी कहानियों में, अपने उपन्यास में आप दर्ज कीजिए हैं। और एक लेखक का और एक शिक्षक का यही धर्म है, कागज ओढ़न कागज बिछावन, कागज से ही खावन, कागज लिखते लिखते साधो, कागज में मर जाओ। बहुत बहुत आभार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपकी कहानियों को समझने की गहराई तो बिल्कुल अतुलनीय है। तो चलिए अब हम इस इवेंट को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं हमारी अगली अतिथि डॉक्टर वसुंधरा मिश्रा जी की तरफ बढ़ती हूँ, जो कि हिंदी साहित्य की गहराई से जुड़ी कोलकाता में जयपुरिया कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज और रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी आदि में अंशकालिक प्रवक्ता के रूप में करीब 23 सालों से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। इन्होंने लेखिका, कवयित्री, पत्रकारिता, संपादक एवं अनुवादक जैसे कई क्षेत्रों में भी योगदान दिया है। इनकी 9 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है, जिनमें हर दिन नया कविता संग्रह और टहनी पे कहानी संग्रह है। वसुंधरा जी की कविताएं अक्सर प्रकाशित होती रहती हैं और साथ ही आकाशवाणी, दूरदर्शन, नाजा टीवी पर उनके भी प्रसारित होते हैं। तो मैम, आपके अनुसार एक लेखिका होना, खुद की किताबें लिखना, इस पर आपका क्या विचार है? इसे आप 2 मिनट में हमें हम सभी से साझा करें। सभी को नमस्कार। इस उत्सव समारोह में सुभाष गौतम जी को सुना हमने अभी, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत सारे बिंदु दिए और कवि और साहित्यकार त्रिलोकनाथ पांडे जी, उनको नमस्कार। और हमारी उत्सव मूर्ति जो पूनम त्रिपाठी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उन्नति शाही को धन्यवाद, जो कार्यक्रम की बागडोर संभाले हुए हैं। भले ही कितना ही संघर्ष आया हो, तकनीकी संघर्ष आया हो, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और चलते रहे। तो पूनम को मैंने पढ़ाया है और इसने मुझे आज ये अवसर दिया, यही बहुत बड़ी कामयाबी है एक शिक्षक की, एक लेखिका की और एक साहित्यिक जो सृजन करते हैं उनकी। तो ये मुझे इतना मतलब आनंद का अनुभव हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती। और इतनी अच्छी किताब लिखी है इन्होंने। भारत में देखते हैं हम लोग, स्त्री को हमेशा दोयम दर्जे का ही माना गया है, लेकिन परिवर्तन के इस दौर में स्त्री जो है वो जुझारू हो गई और
हारना और हताश होना उसे नहीं आता है। अब ये एक शिक्षिका के रूप में काम भी कर रही हैं, घर में परिवार को देखते हुए भी अपने काम में भी, सृजन में भी लगी हुई हैं। तो ये इनकी दोहरी जो है उपलब्धि है, और ये बहुत बड़ा एक काम है लिखना, क्योंकि अपने भावों को जब हम किताब में उतारते हैं तो उसमें बहुत सारी परेशानियां आती हैं। ये बात सही है कि वो अपने आप ही लिखती चली जाती हैं। जब एक कहानी बढ़ती है आगे तो उसके सूत्र हमें मिलते जाते हैं, लेकिन फिर भी उसको वाक्यों में पिरोना और उसको एक आकार देना एक बहुत बड़ी बात है। तो पूनम ने ये साहस किया है। ऐसा नहीं है, उन्होंने ये भी लिखा है कि वे प्रथम लघु उपन्यास है, लेकिन ठीक है, एक लंबी कहानी के रूप में जो आपने अपने भावों को व्यक्त किया है, और 12 जो वो दिए हैं आपने इसमें, विहान से शुरू होते हुए और अंत तक जो अपने बात को उन्होंने विछोह में मिलना हुआ, लेकिन विछोह रखी है नाम, ठीक है, लेकिन वहां मिलना हो गया उनसे। तो ये जो इनकी क्रिया प्रतिक्रिया चली है लेखन को लेकर, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। क्योंकि अभी गौतम जी ने कहा कि एक ही सांस में पढ़ गए, क्योंकि एक 100 पृष्ठों की ये कहानी है और लघु उपन्यास है। वैसे तो बहुत से, राजेश सेठी ने लिखा है, मृदुला गर्ग ने लिखा है, और बहुत लोगों ने, कृष्णा सोबती ने छोटी छोटी कहानियां भी लिखी, छोटे उपन्यास भी बहुत सारे लिखे हैं। बहुत सारी लेखिकाओं की जो ये यात्रा रही है, और उसी से ये आगे बढ़ती बढ़ती आज जो उत्तर आधुनिक युग कहे, या एक स्त्री की अस्मिता जो अपनी पहचान चाहती है, जो अपने आप को व्यक्त करना चाहती है, वो कर रही है और धड़ल्ले से कर रही है। ऐसा नहीं है कि उसमें वो कहीं बाधा उसको लग रही है। वो स्वीकार करती है कि हम एनसीसी कैडेट थे और वहां वो एनसीसी में जाना चाहती थी, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं जा पाई, और ऐसे में उसने उस एनसीसी को माध्यम में रखते हुए उसने एक फौजी को लेकर और एक ऐसी कहानी बनाई जो उसको उपन्यास के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं, और समाज के सामने उसका लोकार्पण हो रहा है। प्रथम उपन्यास का लोकार्पण करना ये बहुत बड़े साहस की बात है, क्योंकि उसमें कमियां भी रहेंगी, भाषा की दृष्टि से, भावनाओं की दृष्टि से, कथाओं की दृष्टि से, कथोपकथन की दृष्टि से। अब नेपाली भाषा भी इन्होंने बहुत जोड़ी है, तो नेपाली भी उसमें प्रयोग हुआ है। तो जो लोग नहीं जानते वो भी समझ रहे हैं कि इसमें नेपाली भाषा है, ये कुछ, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया अपने भूमिका में कि इसमें संजय छेत्री हैं को उन्होंने उनका उसमें सहायता दी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने भाषा को भी जो है वो संबंध जो हमारा समाज से, परिवार से, राष्ट्र से और फौजी परिवार को जोड़ा। सबसे बड़ी बात है कि सेना को जोड़ा, जो हमें देश प्रेम, कर्तव्य और हमारे जो प्रेम है, समाज का प्रेम है, उसको जोड़ता है। और ये बिल्कुल अनोखी कहानी है। निधि एक अधूरी सी प्रेम कथा। अब अधूरापन कहाँ है इसमें, वो मोड़ आता है बाद में, जब हम देखते हैं कहाँ पर आता है। और बहुत ही लघु उपन्यास है, लेकिन उन्होंने उसको जो उसकी बनावट है और उसकी जो संरचना है, बड़े ही अच्छे ढंग से की है, सुगठित ढंग से की है, जहाँ पर मतलब उनका कहीं भी स्खलन नहीं हुआ है, और बहुत ही सुचारू ढंग से उनकी कथा चलती चली गई। तो ये इसकी सफलता है। और कर्तव्य, प्रेम, कर्तव्य और देश प्रेम, इन 3 मूल उद्देश्यों को लेकर ही ये प्रेम कथा उपन्यास अपना विषय तलाशती है, कहीं भी अपने विषय से भटकती नहीं है, और शाब्दिक विवरणों से ज्यादा मनोविज्ञान को पढ़ते, पकड़ने और उसके चित्रण में रमती हुई कथा मूल में प्रेम के साथ कर्तव्य को प्रतिष्ठित करती है। क्योंकि प्रेम तो है ही, लेकिन प्रेम के साथ उन्होंने कर्तव्य को बहुत ज्यादा महत्व दिया है।
देश प्रेम तो बहुत बड़े और बृहद अर्थों में प्रेम है। तो इसमें दो प्रेम बराबर चल रहे हैं, एक तो अपना समाज का, परिवार का, और ये प्रेम चल रहा है, साथ ही साथ देश प्रेम का। हम देखते हैं कि केवल थापा प्रेम नहीं कर रहे हैं, ये थापा को प्रेम कर रहे हैं। तो थापा को प्रेम करने का मतलब है देश से भी प्रेम करना, क्योंकि एक एनसीसी कैडेट होते हुए ये समझती हैं कि देश का प्रेम क्या होता है, क्योंकि इनकी बहुत हार्दिक इच्छा थी उसमें जाने की, लेकिन वो जा नहीं पाई। लेकिन प्रेम के प्रति उनका जो ये दृष्टिकोण है वो एक अपना अलग अर्थ रखता है। तो कहानी की जो ये परंपरा चल रही है, इसमें बहुत ही प्रेमिका जो है निश्चल नायिका है, और इसके आधुनिक जीवन के जो मानवीय भावनाओं से भरी हुई स्त्री है। उत्तर आधुनिक युग में रहने से क्या होगा, लेकिन ये है भारतीय नारी। अंदर से इसके अंदर वो भारतीय प्रेम है, संवेदना है, भाव है। भले ही हम कितना ही कह दें कि उत्तर आधुनिक हो गए हैं, हमारा समाज बदल गया है, 4G 5G में आ गए हैं और ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन आज भी जो एक स्त्री की मानवीय संवेदना है, आज देखिए आप समाज में बहुत तलाक हो रहे हैं, ब्रेकअप हो रहा है, ब्रेकअप पार्टी दे रहे हैं लोग। अरे ब्रेकअप पार्टी भी होती है, हम लोग को तो पता ही नहीं था। तो हम लोग जिस परंपरा से आ रहे हैं वहां पे ये सिखाया नहीं जाता है, ये संस्कार नहीं दिए जाते हैं, ये पाश्चात्य देशों से आयातित है, ये हम लोगों का संस्कार नहीं है। तो आज जब स्त्रियां आगे बढ़ रही हैं, प्रेम उनके लिए एक भोग की वस्तु हो गई, लेकिन उस भोग में पूनम ने वहां पर योग की प्रतिष्ठा की, यहाँ पर उसने विशुद्ध प्रेम की स्थापना की कि प्रेम क्या होता है। वो चला गया, ठीक है, परिवार ने भी साथ दिया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद ये अपना दृढ़ निश्चय, इसका जो था संकल्प, इसके जो वादे किए थे उसने निभाया है। भले ही वो आए चाहे ना आए, लास्ट में आता जरूर है, लेकिन उस समय तक तो वो प्रतिष्ठित हो चुकी थी। वो स्त्री के रूप में उसकी जो मानवीय भावनाएं थी वो एकदम मजबूती से खड़ी हुई थी, वहां पर वो कहीं भी ढिलमिल नहीं थी। उसके जो माता पिता थे, सास ससुर ने उसका बहुत साथ दिया, ये कहना पड़ेगा। और क्यों कहना पड़ेगा, क्योंकि उसने, उसकी जो सास थी वो इन यातनाओं से, इन प्रताड़नाओं से गुजरी है। उसकी सास ने उसको डायन कह दिया। एक शिक्षित परिवार, फौजी का परिवार, उसकी सास, जब वो चला जाता है उसका ससुर बाहर, 2 महीने बाद ही शायद वो सरहद पे चला जाता है, उस समय वो उसको डायन कहती है कि तुमने मेरे बेटे को फंसाया, और जिस तरह की बातें होती है समाज में। तो और फिर दूसरी बात, उसने पानी डाला, उसको खौलता हुआ पानी उसके पीठ पर डाला, तो ये यातनाएं दी उसको, सास को। लेकिन जो ही उसका लड़का वापस आ जाता है तो वो मीठी मीठी बात करती। तो ये जो चीज है ये हमारे समाज में होता आया है कि लड़के के सामने दिखा रही है कि नहीं हम तो बहू को बहुत मानते हैं, लेकिन बाद में जब पता चलता है तो वो लड़का अलग हो जाता है और वो दोनों अपना अलग रहते हैं। लेकिन ये गलती इसके सास ससुर नहीं दोहराते हैं, और वो अपने ये जो निधि है इसको पूरी शिद्दत से उसको अपनाती है, और इसको अपने घर में बिल्कुल बहू का दर्जा देती है। भले ही उसको पता है कि मेरा बेटा चला गया है, लेकिन उसको कोसती नहीं है, उसको और भी सहारा देती है। उसके सास ससुर सुनंदा और अनिल थापा जो हैं वो सहारा देते हैं, कहीं जाति पाति की बात नहीं करते हैं, और न कोई उसको जो है प्रताड़ित करते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारा लड़का ऐसा हो गया वैसा हो, ये नहीं। तो ये जो है ये बहुत ही मतलब एक तरह से इसने, पूनम ने जो लिखा है, उपन्यास की जो रचना की है, वो हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बहुत जाति पाति को न मानना, आज की लड़कियां तो मान ही नहीं रही हैं।
तो उसकी माँ थोड़ा बहुत कहती है, विरोध करती है कि नाते रिश्तेदार क्या कहेंगे, क्या होगा। तो वो सब नहीं, उसके पिता ने फिर उनको पूरी तरह से इज्जत दी कि ठीक है तुम। लेकिन जब वो बच्चा आता है उसके पेट में, तब वो कहते हैं कि तुम्हारा तो पूरा जीवन बेकार हो जाएगा। वो अपनी बेटी के लिए तो प्रेम रखेंगे ही, तब भी वो जो है नकारती है अपने माता पिता की बात को। वो कहती है कि तुम इस तरह की बात क्यों कर रही हो। तो वो एक बहुत अच्छा वहां पर आता है। तो इस तरह से वो एक विद्रोह करती है और अपने आप से लड़ती हुई अपने प्रेम को प्रतिष्ठित करती है। तो प्रेम की जो बात आती है, और यह प्रेम कथा पूर्णता कब लेती है, तो क्या मेजर थापा सरहद से वापस आते हैं? क्या निधि को दोनों परिवारों का सहारा मिलता है? विवाह के पहले गर्भ में आए बच्चे को जन्म क्यों देती है? ऐसा क्यों होता है कि निधि के सारे सपने चकनाचूर हो जाते? इस तरह के बहुत से प्रश्नों के उत्तर इस उपन्यास में हमें मिल जा रहे हैं। तो ये मेजर राहुल थापा के साथ जब रिंग सेरेमनी होती है, उस समय भी रिश्तेदारों में खुसुर खुसुर होती है, पर प्रकट में कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि आज यही समाज हो गया है। आज के समाज का भी उन्होंने वर्णन किया है कि रिश्तेदार खाने पीने का जो है वो नुक्स निकालते हैं कि इनके शादी में अच्छे से खाना नहीं मिला, ये नेपाली हैं, ये थापा है, ये लामा है। तो इस तरह की जो बात आती है वो आपस में हो रही है। और आपकी जरूरत में बहुत कम लोग साथ देंगे, ये बहुत अच्छी इनकी पंक्तियां हैं। लेकिन आलोचना करना अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं। आज हमारे घर में अगर ऐसी बात होती है तो हम उसका विरोध करते हैं, लेकिन दूसरे के घर में होती है तो हम लोग खाने पीने पहुंच जाते हैं और आराम से उनकी नुक्स निकाल के चले आते हैं। ये एक जो हमारी मनोविज्ञान है, उस पर हमारा समाज टिका हुआ। महत्वपूर्ण पंक्तियां और हैं। झूठी शान, झूठा रुतबा, बड़ी जाति का घमंड, ये सब एक दीमक की तरह है जो इंसान और उसकी इंसानियत को खोखला बना देते हैं। इंसानियत को जिंदा रखने का भरपूर प्रयास इस उपन्यास में मिलता है। और जैसा कि सैनिक की जो जीवन है वो तो कठिनाइयों से भरा होता ही है, चुनौतियों से भरा होता ही है, जिसे कोई भी सामान्य आदमी नहीं बचा सकता है। तो सबसे पहले तो वो अपने प्रियजनों से बहुत दूर रहते हैं और उन्हें भावनात्मक रूप से परेशानी होती है। वे राष्ट्र की सुरक्षा में व्यस्त होते हैं, वे राष्ट्र के संरक्षक हैं और अपने नागरिकों की हर कीमत पर रक्षा करते हैं। इसके अलावा वे बहुत निस्वार्थ हैं, जो देश के हित को अपने हित से ऊपर रखते हैं। विवाह के एक दिन पहले मेजर राहुल को सरहद पर जाना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी यहाँ पर हो रही है। वह अपने माता पिता, सास ससुर दोनों के साथ साथ अपनी प्रिया निधि को भावनात्मक सहयोग देने की कोशिश करता है। निधि 2 दिन बाद ही मिसेस थापा बन जाती, लेकिन जीवन में आई इस अप्रत्याशित घटना ने उसके और मेजर के सुंदर सपने को पल भर में चकनाचूर कर दिया। सब कुछ तैयारियां हो गई, लेकिन वह अपनी मित्र चंदना से कहती है, एक पल में चंदना, बस एक पल में मेरी तो दुनिया ही बदल गई। सपने चकनाचूर हो गए। चंदू, मैंने अकेले रहने का सपना नहीं देखा था, उनके साथ जुड़वा बच्चों का सपना देख रही थी। बिहान और यामिनी के परवरिश का सपना देखा था, उन्माद में वह कहती है। तो इतने कठिनाइयों के बावजूद भी जीवन एक सीमा के अंदर बन जाता है। एक सैनिक के लिए सबसे पहले उसका देश होता है, पर वह अपने मन को निराश नहीं करती है। वे पूरी लगन के साथ अपने देश की रक्षा के लिए सैनिक को सरहद पर भेजने के लिए तैयार हो जाती है। हाँ, वो कहती है कि रोने से तुम मुझे नहीं रोक सकते। तो ये बहुत बड़ी मार्मिकता उसके अंदर आती है। अनुशासन, साहस, संकल्प, मानसिक स्थिरता, मजबूत काया, देशवासियों से प्यार, ये सारे गुण एक सोल्जर में विद्यमान होते हैं। वो कहता है कि मैं आफ्टर ऑल आई एम ए सोल्जर। जो भी हो,
सबसे पहले मैं सिपाही हूँ इस देश का। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनके अंदर अमेरिका के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं मैकडूगल। उन्होंने मूल प्रवृत्ति पर बात की है अपनी पुस्तक में, और लिखा है कि ये एक ऐसी मनोदैहिक प्रवृत्ति होती है जिससे प्रभावित होकर व्यक्ति किसी उत्तेजक विशेष की ओर ही अपना ध्यान केंद्रित करता है। तो सिपाही में वो देश के प्रति जो भावना आती है वो उसी मनोदैहिक वृत्ति के कारण आती है, क्योंकि सबसे पहले उसका देश है, बाद में कुछ हो सकता है। तो यही है, और अपने देश के लिए लड़ना ही होगा, कर्तव्य सबसे बड़ा होता है। निधि स्ट्रांग होने और हमेशा उसी की रहेगी यह वादा करती। हावड़ा स्टेशन भी छोड़ने जाती। तो कलकत्ता की कहानी है ये, यहाँ उन्होंने पढ़ाई की है, तो ये पूर्व कलकत्ता का भी सारा कुछ जो कुछ आया है थोड़ा बहुत वो आया है। और 3 महीने में आने का वादा भी किया था मेजर ने, लेकिन मेजर राहुल जो है उनके सभी साथी आ जाते हैं लेकिन वो नहीं आ पाते। वो अब ये पढ़ना होगा उपन्यास में, क्यों नहीं आ पाते। मैम जी बस इधर मैम। जी मैम माफी चाहूंगी, हम आपसे और भी बातें करेंगे, लेकिन अभी बिल्कुल समय बिल्कुल से देखते हुए हम बिल्कुल आगे बिल्कुल बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो आपको बहुत धन्यवाद मैम। आप लोग के जो गहराई, आपकी बातें, वो हमारे लिए एक रोशनी के समान है। जी अब थैंक आगे बढ़ते हुए हमारे जो अगले अतिथि हैं, जी मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूंगी। त्रिलोकनाथ पांडे जी, जो कि एक शिक्षक हैं, कवि हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, प्रेरक एवं सार्वजनिक वक्ता हैं और कार्यशाला विशेषज्ञ हैं। इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन और ताजा टीवी पर कई वार्ताएं की हैं। इन्होंने सैमसंग, बंगाल वाटर आदि के लिए वॉइस ओवर भी दिए हैं। यह हिंदी समाज्ञा दैनिक में वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ साथ कई किताबें भी लिखे हैं। इनके अनेक लेख, कहानियां, कविताएं, साक्षात्कार आदि हिंदी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में और पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। यही नहीं बल्कि इन्होंने अनेक पुरस्कार भी अपने नाम किए हैं, जैसे टीचर इनोवेशन अवार्ड, शिक्षा में नवाचार के लिए श्री अरविंद सोसाइटी सम्मान, अभिव्यक्ति सम्मान, समाज्ञा सम्मान, टेलीग्राफ लिटरेरी सोसाइटी सम्मान इत्यादि। तो सर, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप अपने कीमती 2 मिनट हमें देते हुए बताएं कि आपका अभी इस चल रही वार्ता में आपके क्या विचार हैं, क्या ख्याल है। सर्वप्रथम तो मैं यहाँ उपस्थित यूं कहूं कि ये आभासीय मंच जो है और इस पर उपस्थित जितने भी साथी हमारे हैं, साहित्यकार हैं, सभी को नमन मैं करना चाहता हूं, क्योंकि जहां शब्द की बात होती है वहां सही माने में कहा जाए तो भावनाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं वो चांद जिसे हम लोग कहते हैं उसका प्रकाश जो है वो आकर अंदर तक छू जाता है। मैं पुनः मैम को नमन करना चाहता हूं। अद्भुत सृजन है, अद्भुत कृति है। और नामवर जी के शब्दों में कहूं तो कहानी जो है, कहानी उपन्यास और दोनों के बीच की जो ये कड़ी जो है, लघु उपन्यास, अद्भुत है। इसको कहते हैं छोटा मुंह बड़ी बात। ये उनके शब्द हैं कहानी के विषय में, नामवर जी ने कहा है, और अद्भुत है और पठनीय है, रोचक है, बांधे रखता है। कोई भी कृति, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, चाहे वो सीरियल पे दिखाए या फिर आज के समय का वेब सीरीज ही क्यों ना हो, अगर वो बांध कर आपको 3 घंटा, 4 घंटा और रात भर रख ले और आपको मजबूर करे कि आप उसे उठाएं, और उठाने के बाद प्रथम शब्द का रसास्वादन पाने के बाद आपकी निगाहें अगले शब्द की ओर दौड़ती चली जाएं और आखिरी 100 पन्ने तक जाकर शांति मिलती नहीं है, जी करता है कि कुछ और भी पढ़ लें, तो वो कृति जो है पूनम जी की कृति है। आपको नमन करना चाहता हूं, अद्भुत है सृजन। मैं बस इतना अवश्य कहना चाहूंगा, यहाँ पर सुभाष भाई हैं हमारे साथ जुड़े हैं, वसुंधरा मैम हैं, मौसमी जी हैं, उन्नति बहन हैं, बहुत सुंदर संचालन आप कर रही हैं, आशीर्वाद।
यूं ही पढ़ते रहें। सोनू जी हैं, दीपरंजन जी हैं, ऋषि कुमार जी हैं, भव्या जी हैं, सुभाष जी हैं। आप सभी को नमन है। और जितने साथी सुनेंगे अभी और पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ना तो होगा। जी हाँ, क्योंकि जब हम लोग आलोचक के रूप में यहाँ पर उपस्थित होते हैं किसी भी कृति की, ये मानकर चलिए कि उस पर कहीं ना कहीं हमारा अपना भावनात्मक जो है वो आरोपण जरूर होता है या घटाटोप जरूर रहता है। हम अपने चश्मे को निकालकर उन शब्दों के भीतर की भावनाओं को बार बार देखने की कोशिश करते हैं, परंतु कहा जाता है जैसे आप चश्मा बदलेंगे उसका रस अलग हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब आप उपन्यास पढ़ते हैं तो उपन्यास पढ़ते वक्त दो तीन चीजें अवश्य हमारे जो है मन को कुलबुलाती हैं। पहली बात तो यह है कि क्या वो बांध पाती है आपको। वो कहानी जो है उसमें जो कहानियां हैं, जो छिटपुट जो कहीं ना कहीं जाकर दिल में जाकर या हृदय में जाकर वो सुई चुभो देती है, कभी वो पीड़ा पहुंचाती है, कहीं जाकर वो गुदगुदा जाती है, कहीं जाकर आपको एहसास होता है वो नेपाली में वो वाक्य बोल के चली जाती है और वो कहते हैं थप्पड़ मारूंगा, है ना। तो वो ये अद्भुत है। ये शब्द जो है, यहाँ पर थापा जी की बात हो रही है। मैं बहुत वर्षों तक मैं सिक्किम में रहा हूँ, तो वहाँ की संस्कार और संस्कृति से काफी हद तक मैं परिचित भी हूँ। बड़े ही सहज प्रकृति और प्रवृत्ति के लोग हैं और जो थापा परिवार है वो उसका प्रतीक है। यहाँ पर अद्भुत है, मानना पड़ेगा। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब मैं बोल रहा हूँ, तो काश मैं दिखा पाता। ये आभासी है, ना आप देख पाएंगे ना मैं दिखा पाऊंगा। महसूस कीजिए, क्योंकि उपन्यास जो है कहीं ना कहीं लेखक का उद्देश्य ये होता है कि आपको महसूस करा दे, उस पल को महसूस करा दे। उद्देश्य क्या है यहाँ पर? वो थापा परिवार उस लड़की को सहारा देता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये भारतीय समाज की सबसे बड़ी जो है ये चुनौतीपूर्ण जो है ये एक घटना है। हमारे समाज में हम लड़कियों को बेटा अवश्य कह देंगे, बेटों जैसे सारी चीजें दे देंगे, परंतु जहां निर्णय की बात होती है ना, वहां पे हम पीछे हट जाते हैं। हमारा समाज जो है वो पीछे हट जाता है। चाहे आप भले ही कहीं की सीईओ ही क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, परंतु जब बात आती है निर्णय की कि आप निर्णय ले सकती हैं या नहीं, वहां समाज पीछे हट जाता है। क्यों? क्योंकि ये पुंसवादी समाज है। भले हम उत्तर आधुनिकता के वो जो है वो खपरेल लेके पीटते रहे, तोड़ते रहे, नए पर चढ़ाते रहे, परंतु विश्वास रखिए वो डफली अब बजाते रहेंगे, परंतु वो कहीं ना कहीं वो गांठ जो है वो फंसी हुई। हम आज भी वही भारतीय हैं। मैला जो हम लोग पढ़े थे ना, मैला आंचल वाली समय की, झूठा सच वाले समय की, गांधी जी के समय की, है ना, गांधी जी ने तोड़ा, है ना, राजा राम मोहन के समय के। हम उससे उठे नहीं है, उठे नहीं है। ये सच्चाई है, आप मानिए या ना मानिए। भले हम कह लें कि मॉडर्न हो गए, भैया नहीं है। आपके शब्द मॉडर्न भले वो कहते हैं ना कि वो पैकिंग नहीं है, परंतु सामान उसमें पुराना ही है ना। हमारी बनावट अलग हो गई है। भले हम टॉप पहन ले, जीन्स पहन ले, सब कुछ, है ना, एप्पल का मोबाइल ही क्यों ना ले लें, सब कुछ ले लें, परंतु वो आइंस्टाइन वाले जमाने की ही बुद्धि है अभी भी। ये गड़बड़ है और ये उपन्यास इस चीज को तोड़ता है। तोड़ने के पीछे कारण क्या है? तोड़ने के पीछे कारण ये है क्योंकि इसकी जरूरत है, और जरूरत जब होती है तो चीजें अपने आप टूट जाती हैं, आप माने या ना माने। और पूनम जी ने ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया है। आप उस निधि को सिर्फ निधि ना समझें। निधि उस परिधि को पार करती है जिस परिधि को पार करने का सपना हर भारतीय नारी देखती है। प्रेम पाप नहीं है। आज भी हमारे समाज में यही बंगाल है। इस बंगाल में जहां पर रेलवे मेट्रो स्टेशन में जो है वो एक जोड़ा खड़ा रहता है, तो उस पर एक बुजुर्ग आकर उसके थप्पड़ मारता है ना। हम लोग राधा कृष्ण के प्रेम की पूजा करते हैं, परंतु जब प्रेम की बात होती है तो अपने नाक भौं से तोड़ने लगते हैं। निधि इसको तोड़ती है। इसे जानने की आवश्यकता है, क्यों तोड़ती है।
क्योंकि जरूरत है। एक परिवार कहता है कि उसके हृदय में एक प्रेम बसा है, एक स्वरूप बसा है। आप किसी को एक बार ही चाहते हैं, सच्चा प्रेम एक ही बार होता है। बाकी प्रेम क्या है, वो क्या है, बोलने की आवश्यकता नहीं है। उस परिधि को उस निधि ने तोड़ा है और देखा है, चीजों को महसूस किया है। आज के समय में वो महसूस करने वाली चीज जो है वो नष्ट हो गई है। और सबसे बड़ी बात है कि थापा परिवार आज भी जीवित है। जीवित क्यों है? क्योंकि उसके हृदय में अभी भी वो दिल जो है वो धड़क रहा है, वो धड़कन है, मनुष्यता है, इंसानियत है। निधि को मालूम है शायद अब नहीं आएगा, वो तो सोच चुकी है। परिवार को भी मालूम है, अगर दूसरा परिवार होता तो कहिए कि नहीं नहीं मानते हैं, कह सकता था। परंतु यहां पर इस चीज को आप देखिए कि निधि ने और थापा परिवार ने मिलकर इसको संजोया है। आशा की जो ज्योति है वो जलती रहती है आखिरी दम तक, और थापा जी लौट के आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। थापा जी का लौटना ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए है क्योंकि आप आशान्वित हैं। आज के समय में हम कहीं ना कहीं निराशा की जो है चादर ओढ़ लेते हैं, सोचते हैं समाज समाप्त, अब कुछ नहीं है आगे। तो ऐसी स्थिति में भी हम लोग यदि उस आशा को दे देते हैं तो ये उपन्यास वो काम करता है। निर्णय लेने की क्षमता देती ये उपन्यास दे रहा है। लघु उपन्यास है, छोटा मुंह बड़ी बात, उनके शब्दों में कहे तो छोटा मुंह बड़ी बात जो है तो ये जरूरी है। कहानी और उपन्यास के बीच के जो ये मार्ग जो है, जो पूनम जी ने पकड़ा है, बहुत बेहतरीन पकड़ा है, अद्भुत। उस पर गाड़ी सर पर दौड़ रही है। शब्द तो अद्भुत है, प्रयोग है, नेपाली भी है, मेरे दिल के काफी करीब है। मैं करीबन 7 वर्षों तक रहा हूँ और वहां के संस्कार और संस्कृति कहीं ना कहीं हमारे भीतर रच बस भी गए हैं। मैं महसूस कर रहा था इस चीज को, जब पढ़ते हैं हम लोग महसूस करते हैं ये सच्चाई है। बड़े मतलब कहते हैं ना खुले दिल के हैं। संकीर्णताएं हमारे नॉर्थ इंडियंस में आ जाती हैं, हमारे तरफ शादी ब्याह ठीक है, सब ठीक है, परंतु प्रेम ना भैया ना, प्रेम तो नहीं। आप प्रेम नहीं कर सकते, प्रेम नहीं कर सकते। आप शादी कर सकते हैं, प्रेम नहीं कर सकते। ये हमारी भारतीयता है। हम राधा कृष्ण को पूजेंगे परंतु प्रेम जी नहीं। हम उस प्रेम को ही मानेंगे जो सीता और राम के बीच में बाद में पनपता है, और शादी के बाद जिसको कहते हैं, उसके पहले सब पाप है। क्यों क्यों पाप है भाई? एक हृदय दूसरे हृदय पर समर्पित है या वो भी समर्पित है, तो क्यों यहाँ गड़बड़ी क्या है? जैसे मैडम ने कहा, वो पंक्ति उन्होंने बताई कि किस प्रकार से सास जो है, सास डायन कहती है। ये बहुत मतलब ये शब्द जो है ये हमारे भारतीय जो है वो जो शब्दावली है या फिर अपशब्द कोश जो है, ये शायद निकल जाए आने वाले समय में, अपशब्द कोश। सुभाष जी लगता है इस ओर भी काम करना चाहिए, लोग करते भी होंगे, मुझे नहीं पता, बताइएगा, है ना। अपशब्दकोश, शब्दकोश तो है परंतु अपशब्दकोश भी है, होने चाहिए हमारे समाज में, बनना इस तरह चाहिए। के काम, इस तरह का रिसर्च हुआ है। एक रिसर्च जामिया में है, एक वर्धा में है। इसे इसे संकलित करना होगा सर, और इसे कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जरूरी है। अपशब्दकोश जो है, अपने अपशब्द क्या होता है, कब निकलता है? जब भड़ास हो, अतृप्ति हो। तो वो डायन कहती है, तो उस डायन का मतलब क्या है? यहाँ पे डायन का मतलब है कि उसने खा गया, उसके पूत को उसके चरण पड़े और वो था, गायब हो जाता है, बच्चा मिलता ही नहीं है ना। तो यहाँ ये जानने की आवश्यकता है, जब निर्णय की बात होती है, प्रेम की बात होती है, विशुद्ध प्रेम की, तो ये निधि जो है उसको बरकरार रखती है, और रखती ही नहीं है, हमारे समाज को एक दिशा भी देती है। पूनम त्रिपाठी द्वारा रचित यह पुस्तक जो है, उपन्यास जो है, लघु उपन्यास जो है,
जैसे सुभाष जी कह रहे थे, इसे लघु उपन्यास नहीं, इसे उपन्यास घोषित कर देना चाहिए। हम कलेवर पे ज्यादा ध्यान देते हैं, इतने पन्नों का है तो उपन्यास है, और इतने पन्नों का है तो लघु उपन्यास है, इतने शब्दों का है तो वो कहानी है। उपन्यास में हर गुण होने चाहिए। जैसे एक परिवार में, एक समाज में जो चीजें, जो झांकियां दिखती हैं, वो पूरा उपन्यास देखी जाती है। परत दर परत सारी चीजें खुलती जाती हैं, इसमें देखने को मिलता है। कहानी में छोटा है एक निकल जाती है, परंतु इसमें हृदय को चीरते हुए, गुदगुदाते हुए, और एक अंत तक एक विश्वास लेकर वो लड़की जीती है। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, ये निधि जो है आज की निधि है, जो निर्णय लेना जानती है। ये बहुत बड़ी बात है। ये निधि साधारण निधि नहीं है। वो जाकर थापा जी से विवाह करती है, करने की मतलब तैयारी होती है, हो ही जाती है। ये तो रस्मो रिवाज है, तो रस्मो रिवाज है। वो कोई कलमा पढ़ देगा, ढोल नगाड़े बज जाएंगे, है ना, घोड़ी चढ़ जाएंगे लोग, तो क्या वो शादी हो गई क्या? शादी पहले मन का होता है। बंधन तो मन से मन का होता है ना जी। ये तो समाज को दिखाने के लिए सर्टिफिकेट है कि आप उत्तीर्ण हो गए, ये रहा, ये तो सर्टिफिकेट है। जहां कहीं काम आएगा, जब आप जाइएगा नौकरी वगैरह में तो, या फिर कहीं पर कुछ बनाने जाएंगे तो वो सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट है जी। कितने लोग मैरिज सर्टिफिकेट विदेशों में भी लेके घूमते हैं, परंतु उनका मैरिज कितना सक्सेसफुल होता है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये जानने की आवश्यकता है। निधि यहाँ विशुद्ध प्रेम की बात कर रही है, और थापा परिवार करता है, परंतु निधि का परिवार इस चीज को नहीं समझ पाता है, क्योंकि वो थापा परिवार नहीं है, क्योंकि उनके संस्कार नहीं है, ओपननेस नहीं है। आधुनिकता के चादर ओढ़ने से हम आधुनिक नहीं होते, विचारों से भी आधुनिक होना चाहिए जी, है ना। हम कहें कि आधुनिक हैं, परंतु सही मायने में क्या हम आधुनिक हैं? क्या चीजों को परखते हैं? यदि हल्दी ना लगे तो क्या शादी नहीं होगी क्या? यदि कार्ड ना छपे तो शादी नहीं होगी क्या? कल में ना पढ़े जाए तो शादी नहीं होगी क्या? लोग प्रेम करना छोड़ देंगे? आप एक बात बताइए, जब एडम और ईव थे तो उनका कौन कलमा पढ़ा था? आके बता दीजिए जरा हमें। किसने उन्हें सर्टिफिकेट दिया था? किसी ने नहीं दिया था ना जी। वो तो प्रेम की बात है, विशुद्ध प्रेम की बात है। हम आपको चाहते हैं, आप हमको चाहते हैं, ये हमारी जिंदगी है। आप कौन? जब कहते ना, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, और काजी को पाजी बनाइए, साइड कीजिए। तो निधि ने यही काम किया है, निधि ने यही काम किया है। हम भले जो कुछ कह लें, परंतु हमें इस निधि को अपनाना पड़ेगा, हमारे समाज को अपनाना पड़ेगा, और अपनाने के लिए आपको जो है इस पुस्तक को, इस उपन्यास को पढ़ना पड़ेगा, और जानना पड़ेगा, पूनम जी से भी जानना पड़ेगा कि आखिर ये उपज, ये जो है, ये उद्भुत कब हुआ, ये कब निकला, क्या कारण है? क्योंकि ये समय है। हमारे दर्शक गण भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये चिंगारी कहाँ थी, आखिर थापा जी कहाँ से आए, आखिर निधि कहाँ थी? क्योंकि जब भी साहित्यकार लिखता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं वो प्लॉट जो है वो इर्द गिर्द होता है, वो नाम भी इर्द गिर्द होगा। आखिर वो थापा ही क्यों, थापा ही क्यों, ये जानने की आवश्यकता है ना। ये जानने की आवश्यकता है, पांडे जी क्यों नहीं है वहां पर, मिश्रा जी क्यों नहीं है, सचदेवा जी क्यों नहीं है, थापा ही क्यों, और निधि क्यों? निधि शब्द भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण जी। सर, समय के चलते हम और आगे बढ़ना चाहेंगे। जी बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल। धन्यवाद। हाँ, आप लोगों का ये अनमोल ज्ञान, आप लोग ने हमारी इस प्यारी सी शाम को और चार चांद लगा दिए हैं। तो अब हम सभी बढ़ते हैं आज के सबसे खास मोमेंट की तरफ, यानी कि अब हम चलते हैं किताब के लॉन्च की तरफ। तो मैं मौसमी मैम से निवेदन करती हूँ कि वो स्क्रीन शेयर करें और लॉन्च शुरू करें।
हार्दिक बधाई। तो एक बार सभी तालियों से एक बार इस किताब का स्वागत करें। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस पूनम जी। अगर आपके पूनम। हाथ में किताब है तो आप किताब दिखा सकती हैं। मेरे है, हाथ है। में है, जिसके हाथ में भी है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। हार्दिक बधाई। बधाई, बहुत बहुत बधाई। बधाई। ये पुस्तक एक नारी के हाथों से नारियों के लिए। त्रिलोकी भाई, आपने कहा कि सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जी। मेरे शादी के हाँ, आप समझिए कि 2022 चल रहा है ना, जी। 11 साल हो गए, कोई सर्टिफिकेट नहीं, कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी स्वीकृति मतलब कि देश के नामवर सिंह से लेके और अरुण प्रकाश और कितने बड़े लोगों ने, विश्वनाथ त्रिपाठी ने स्वीकृति दी। क्या बात है। हाँ। अद्भुत। अब पूनम जी से बात कर ले अभी। जी बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, पूनम को सुनना है। हाँ, मुझे जी। जानना भी है वो निधि कहाँ है, मुझे जानना है वो थापा जी कहाँ है। जी हाँ। पूनम जी बधाई आप हो पूनम जी। हेलो मैम। पूनम जी बहुत बहुत बधाई हो आपको। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और खासकर मौसमी मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज वो नहीं होती तो ना मैं यहाँ होती और ना मेरी निधि यहाँ होती। और सबसे ज्यादा बधाई तो हमको लग रहा है कोरोना को देना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने आधी लिख के छोड़ी थी, ये पुस्तक आधी लिख के छोड़ी थी, और जब मुझे कोरोना हुआ तो वो एकांतवास में मैंने इसे कंप्लीट किया है। तो एकांतवास में कंप्लीट किया, और उसी समय मौसमी मैम से बात भी हुआ, और उन्होंने कहा ठीक है आप भेजिए स्क्रिप्ट, और मुझे अच्छा लगा कि मैम को पसंद आए स्क्रिप्ट, और आज जो है फाइनली आप सभी के सामने है यहाँ पर निधि, जो बहुत दिनों से दिमाग में उपजी हुई थी, आप सभी के सामने है। और अच्छा लगा कि आप सभी ने बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें बोली, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगली जब पुस्तक मैं लिखूंगी तो जो बहुत सारे बिंदुओं को जो मैंने नहीं छुआ है उसे मैं छू कर गुजरूंगी, छू कर क्या बल्कि अच्छे से किताब में लाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये मेरी पहली किताब है। तो डर भी लग रहा था कहीं ना कहीं, पता नहीं कैसी होगी क्या होगी, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो भाई डर के आगे जीत है, निकले तो सही, उसके बाद देखेंगे। आपके लिए बहुत सवाल है पूनम जी। उन्नति अभी वेट कर रही है। उन्नति, आपके जितने भी सवाल है, दर्शकों भी, हमारे ऑडियंस, हमारे गेस्ट जो है वो बहुत कुछ जानना चाहेंगे। सो पूनम जी, गेट रेडी टू आंसर। कोशिश करूंगी कि सबको उत्तर की प्राप्ति दे सकूं। तो सबसे पहले तो पूनम मैम आपको दिल से बहुत सारी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने ढेर सारे क्वेश्चन भी रखे हैं। हाँ, तो पहला प्रश्न तो आपसे मुझे ये पूछना है कि क्या ये किताब और कहानी आपकी कल्पना है या फिर किसी मतलब सही बात है? एक्चुअली देखिए, जब भी हम कुछ लिखते हैं तो वो कह नहीं सकते कि पूर्णतः काल्पनिक है, क्योंकि जैसे कोई भवन का निर्माण होता है तो उसमें सबसे जरूरी होती है नींव। यदि नींव ना रहे तो पूरा का पूरा भवन गिर जाएगा। तो उसी तरह कहानी के लिए, उपन्यास के लिए जो है धरातल कम से कम सत्य का होना ही चाहिए। मैं चूंकि खुद एक एनसीसी कैडेट रह चुकी हूँ, आर्मी बीएनसी सर्टिफिकेट मैंने कंप्लीट किया है, मुझे खुद की भी इच्छा थी आर्मी ज्वाइन करने की, लेकिन घर वालों ने नहीं करने दिया, स्पेशली मेरी माँ ने कहा नहीं आर्मी नहीं ज्वाइन करनी है। तो फाइनली बीएनसी सर्टिफिकेट मेरे फाइल की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो ये सारे बहुत सारे अनुभव जो मैंने इतने सारे कैंप किए हैं वहां से मैंने अनुभव प्राप्त किए। मैं ये कहूंगी कि ये पात्र काल्पनिक है, कहानी काल्पनिक है, लेकिन इसमें जो इतना सारा वृत्तांत दिया गया है वो पूर्णतः काल्पनिक नहीं है। जैसे मैंने लिखा है कि डायमंड हार्बर कैंप का वो हल्दिया बंदरगाह का जो संगम था हल्दिया नदी का, और वहां पे वो लाइट्स देखना मुझे पसंद था। वो निधि को नहीं पसंद था, मुझे पसंद था। मुझे वो लाइट्स बहुत पसंद थी। रात में जब भी खाने के लिए जाती थी तो वो लाइट्स में देखती थी। इसके बाद बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रकरण है, जैसे मैंने दिया है कि बिहान को लेके जब निधि आती है तो फूलों पर चलते हुए आती है। वास्तव में मेरे हस्बैंड ने वो ऑर्गेनाइज किया था। जब मैं हॉस्पिटल से अपनी बेटी को लेकर आई तो वो पूरे फूल बिछाए हुए थे और मैं गाड़ी से उतरी उन फूलों पर चलते हुए। तो भाई जब अपनी कहानी को
मैं लिख रही हूँ तो मैं अच्छी चीजों को दूं, तो मैंने इस अनुभव को वहां पर इम्प्लीमेंट किया। बाकी जो कहानी का कथानक जो बोले वो पूरी तरह काल्पनिक है, लेकिन इन सारी जो चीजों को है वो है कि सत्यता है। और जैसे त्रिलोक सर ने कहा थापा ही क्यों, पांडे मिश्रा क्या कोई और क्यों नहीं। तो सर ज्यादातर कैंप गोरखा रेजिमेंट में गए थे जहां ज्यादातर लोग नेपाली थे। मैंने पहला कैंप अटेंड किया था सॉल्ट लेक गोरखा रेजिमेंट में, तो वहां ज्यादातर नेपाली थे और इतनी दिक्कत होती थी कि हम बंगाली ज्यादा थे, और बंगाली ऊट पटांग जो अपशब्द बोलते हैं ना, वो ट्रेनर को अपशब्द बोल देते थे। और बाद में पकड़ाती थी मैं कि तुम इकलौती नॉन बंगाली हो तो तुम मुझे बताओ कि उन्होंने क्या कहा। तो अब मैं क्या बताऊं, उन्होंने, मैं क्या कहूँ कि आपको उन्होंने अपशब्द कहा, ऐसे कहूंगी तब तो उनकी भी मेरी दोस्तों की भी खैर नहीं है और उनसे मेरी भी खैर नहीं है। तो मैं बोलती नहीं सर आपको अच्छी बातें बोली हैं, बोले आप अच्छा बहुत सिखाते हैं ये वो। तो मैंने किसी तरह से, तो ये वहां से वो चीज आया कि नहीं इस नेपाली कैरेक्टर को लिया जाए तो आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा, तो वहीं से उपजा है। तो निधि पूरी तरह काल्पनिक नहीं है, धरातल यथार्थ का है, और बाकी भित्तियां जो है बनी है वो कल्पना से बनी है। पात्र सारे काल्पनिक है, कहानी काल्पनिक है। बहुत सुंदर, शुक्रिया मैम। तो अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब आप इस कहानी लिख रही होंगी तो उस वक्त आप इसकी भावनाओं में तो बिल्कुल डूब सी गई होंगी, तो इसे लिखते वक्त एक देशभक्त के देश की मोहब्बत की खातिर अपनी मोहब्बत से जुदाई, इसे शब्दों से बयान करते वक्त आपके खुद के क्या जज्बात थे? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। वास्तव में रचनाकार जब भी लिखता है ना तो पात्र के साथ ही चलता है, लगता है जैसे वो पात्र नहीं वो खुद है। तो निधि को सिर्फ मैंने लिखा नहीं है बल्कि शब्दों में जिया भी है। जब भी मैं लिखती थी तो मैं एटलीस्ट लगता था कि जैसे मैं खुद में खो गई हूँ निधि में। और स्पेशली जब मैं अंतिम वाला लिख रही थी, विछोह जो था, विछोह वाला पार्ट, तो ऑनेस्टली बोलूं मेरी आंखें कितनी बार नम हुई हैं, कितनी बार शुष्क हुई हैं और कितनी बार छलकी भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज को मैंने फील करके लिखा। अब आप पाठक उसे कितना फील करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सिर्फ पात्रों को लिखा ही नहीं है बल्कि उनको आत्मसात भी किया है। तो ये मेरे जज्बात हैं। और देश प्रेम तो शुरू से मैं तो कहती हूँ हर भारतीय के मन में भारत के प्रति प्रेम तो है ही, तो वो तो कहीं से छुपाए नहीं छुपता है, वो तो ऑटोमेटिक बाहर आना ही आना है। और रहा मेरे क्षेत्र में तो मैं खुद आर्मी ज्वाइन करना चाहती थी, तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा इसकी भावना प्रबल रूप से मेरे अंदर है। जी मैम, शुक्रिया। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपके अनुसार आपकी इस किताब की गहराई को, जैसे आपने लिखा है, किस उम्र के लोग सबसे ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे आपके अनुसार? सबसे पहले उन्नति जी मैं बोलूंगी कि उम्र और समझ और गहराई एक दूसरे के मोहताज नहीं होते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि 20 वर्ष का व्यक्ति भी उस गहराई को उतनी समझदारी से कह सकता है जितना कि 50 या 60 वर्ष का व्यक्ति नहीं कह सकता है। तो मैं इसको नहीं कहूंगी कि ये इस उम्र के लोग इसको गहराई से समझ पाएंगे। जिनको ये समझ आए उनकी उम्र कुछ भी हो सकती है। जी मैम, मतलब ये पूरी तरह से उसे कितना अच्छे से समझ पा रहे हैं वो हम पे निर्भर करता है। बिल्कुल। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर आप अपने सभी पाठकों को, जो कोई भी इस किताब को पढ़ता है, तो आप अगर उन्हें इस किताब से जुड़ी कोई सबसे खास या गहरी बात बताना चाहें या कोई सीख देना चाहें तो वो क्या होगी? सीख तो देखिए इस उपन्यास में जो प्रबल रूप से मैं देना चाहती हूँ, आंधियों की औकात क्या, आंधियों की औकात क्या, तू हौसलों को बुलंद कर। आंधियों की औकात क्या, तू हौसलों को बुलंद कर, मिल जाएगी मंजिल तुझे, खुद को उन्मुक्त और स्वच्छंद कर। आंधियों की औकात क्या, तू हौसलों को बुलंद कर, मिल जाएगी मंजिल तुझे, ए राहे खुद को उन्मुक्त और स्वच्छंद कर। गर फंस भी जाए विपदा में, गर फंस भी जाए विपदा में, जोश भरकर चल मुसाफिर, तू आगे आगे बढ़ मुसाफिर। तो पूरी की पूरी कहानी एक जुझारूपन लेकर चली है शुरू से अंत तक, जो मैंने देखा है। और इस पे मैं यही संदेश दूंगी कि आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं वो बाहर से दी हुई नहीं होती हैं, हमारे खुद के कर्मों का नतीजा है।
तो बेहतर है कि जब हमने खुद कर्म करके एक बुरी स्थिति या अच्छी स्थिति जो भी अपने सामने लाया है, तो उसको हम ही दूर कर सकते हैं, कोई और हमारी मदद नहीं कर सकता जब तक कि हम अपने आप की खुद की मदद ना कर सकें। धन्यवाद मैम। इस किताब का उन्माद है मेरे पास, जिसे मैं पढ़ना चाहूंगी। मेरी हालात अब पालू जैसी हो गई थी। मैं उठकर अलमारी तलाशने लगी, पैकेट से उस गोल्डन लहंगे को निकाला और उसे देखकर रोने लगी। रिसेप्शन में पहना था। रिसेप्शन हुआ कहाँ? दूसरे पैकेट से मेजर साहब का गोल्डन कुर्ता निकला। कुर्ते को सीने से चिपका लिया। कहाँ है आप मेजर साहब, कब आएंगे आप? बहुत अकेली हो गई मैं। मेरी आंसुओं की बूंदों में मेजर अभी मुस्कुरा रहे थे। मैम, इसमें ये जो आपकी लाइन, मेरी आंसुओं की बूंदों में मेजर अभी भी मुस्कुरा रहे, मुझे ये लाइन बहुत ही खास लगी, बहुत मतलब ऐसे दिल को छू गई। आप अपनी इस लाइन पे एक बार कुछ बोलिए। जब व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो हमें हर तरफ उसी के दर्शन होते हैं। जैसे कोई ईश्वर से प्रेम करे तो जब भी आंख मूंदे या कहीं भी देखे उसे ईश्वर के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पे चूंकि एक स्त्री का एक पुरुष के प्रति जो प्रेम है, तो और ऐसी स्थिति में जबकि विछोह की स्थिति पैदा हो गई है, उत्पन्न हो गई है, तो उसे जहां कहीं देखो तो बस किसी तरह उसे पाना है। मेजर को वो किसी तरह से पाना चाहती है, तो कभी वो आंसुओं की बूंदों में देखती है, तो कभी आईने में उनके अक्स को तलाश करती है। बस यही है, और क्या बोलूं। इसीलिए मैं हमेशा जब भी फेसबुक पर उपन्यास के बारे में देती थी तो मैं एक लाइन ज्यादा लिखती थी कि प्यार हमेशा बेहद होता है। यदि हद में रह जाए तो वो प्यार ही नहीं, भाई प्यार की तो कोई सीमा ही नहीं होती है। तो प्यार हमेशा बेहद होता है, और ये बेहद प्यार ही है जो हमें हर जगह अपने प्रिय को दिखाता है और हम हर जगह उसके दर्शन करते हैं। धन्यवाद मैम। आप ये किताब बहुत ही अच्छी लग रही है। इससे मैं तो अपने साथ के मेरे हॉस्टल की जो सहेलियां हैं उन्हें भी मैं जरूर बोलूंगी कि इसे पढ़े। इसकी गहराई मतलब समझ में आ रही कि ये ऐसे दिल को बहुत अच्छे से छुएगी जो भी समझे। तो समय को देखते हुए हम और आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। तो अब मैं आपको ग्रिफिन्स पब्लिकेशन का एक इंट्रोडक्शन देना पसंद करूंगी। So, Griffin Publication is initiated by the author and internationally acclaimed poet Monica Sachdeva. Being a published author, the poet herself has worked as an editor of various publication houses. Also freelance editor for 3 years and writer. Mausami and realized the need of an ethical publishing house in India, which could keep the dignity of literature and language. Publications sprouted out desire to help support new authors and the poets and with the passion for writing to become established authors. So, अब मैं हमारी मौसम को इनवाइट करना चाहूंगी कि कुछ शब्द साझा करने के लिए। Thank you, Unnati. You are doing a wonderful job here. बहुत बहुत अच्छी तरह से, although I know network issues है, but you are struggling and you are doing a wonderful job. फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस पूनम जी, आपने बहुत ही खूबसूरत, जब मैंने पढ़ा, मेरी हिंदी बहुत ही खराब है, मैं पूनम जी को बोलती हूँ मैं हिंदी किताबें बहुत कम पढ़ती हूँ, लेकिन वो पोएट्री मुझे अच्छी लगती है, हिंदी पोएट्री वो मैं पढ़ती रहती हूँ। और ये पहली हिंदी फिक्शन है यू कैन से जो मैंने पूरी किताब पढ़ी है। अदरवाइज मैं हिंदी किताबें सिर्फ पोएट्री पढ़ती हूँ, पोएट्री मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं सुभाष सर को भी पहले बोल चुकी हूँ कि एक दिन हम सिर्फ पोएट्री का एक सेशन रखेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। सो पूनम जी, बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है। मैं खुद ही एक आर्मी फैमिली की हूँ, आई बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ इंडियन आर्मी। मुझे पता है बचपन से लेके बड़े होने तक, शादी के बाद भी मैंने देखा है आसपास हर तरफ खुद के घरों में क्या होता है, लाइक यू नो आर्मी फैमिली का जो कल्चर है और जो सिचुएशन है, किस तरीके से बच्चा मतलब बड़ा होता है, यू नो कभी फादर होते हैं कभी नहीं होते हैं, कभी हस्बैंड्स होते हैं कभी हस्बैंड नहीं होते हैं, कभी मतलब ये जो मिसिंग एंड यू नो ये सब चीजें, प्यार, सब कुछ मैंने महसूस किया हुआ है, खुद जिया हुआ है। ऐसा है क्योंकि मैं खुद ही इस परिवार की मेंबर हूँ। सो दिल से मुझे बहुत अच्छी लगी ये
किताब। एंड उसके बाद मैं अपने गेस्ट जो है डॉक्टर त्रिपाठी सर, सुभाष सर और वसुंधरा मैम जी को दिल से शुक्रिया करूंगी कि आप लोगों ने समय निकाला। आई नो यू ऑल आर वेरी बिजी, लेकिन लिटरेचर, लैंग्वेज, बुक्स, इनको और राइटर्स को एनकरेज करने के लिए आप जैसे लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो कौन बढ़ेंगे। सो दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एंड और भी हमारे साथ है कविता जी है, जो घर पे मतलब उनके घर में शोक सभा चल रही है, फिर भी वो पूनम जी के इस लॉन्च में, इवेंट में आके मतलब शी इज अटेंडिंग द इवेंट। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच कविता जी। सोनू कुमार नए पत्रकार है, उनसे 2 शब्द जरूर सुनूंगी मैं। आई नो ये प्रोग्राम 1 घंटे के लिए, बट शुरुआत थोड़ा लेट हुआ बिकॉज ऑफ नेटवर्क कनेक्टिविटी। सोनू कुमार जी अगर सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप पहले गेस्ट हो जो मतलब इस शो में आए हो, एंड बहुत अच्छे से आपने बोला कि मैं एक पत्रकार हूँ। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं खुद एक जर्नलिज्म की स्टूडेंट थी। और शुभा सर के यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं, ऋषु जी है, भाव्या जी है, जितने सारे स्टूडेंट्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। बिकॉज मैंने देखा है आज के जनरेशन में कि लोग तारीफ तो बहुत करते हैं, लेकिन एक किताब खरीद के पढ़ने के लिए बहुत हिचकिचाते हैं। आप बाहर जाओगे 1000 रुपया देके पिज्जा तो खा लोगे, लेकिन 200 रुपया 200 रुपीज खर्च करके किताब नहीं खरीदते हो। ये मुझे अंदर से बहुत दुख लगता है। आई फील वेरी सैड, क्योंकि कहीं ना कहीं हम या तो हम अपने जनरेशन को एनकरेज नहीं कर पा रहे हैं रीडिंग के लिए, क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी है ये, ऐसा लग रहा है कोई नहीं पढ़ेगा तो कुछ मिस करेंगे, वो सोसाइटी को नहीं समझेंगे और लैंग्वेज को नहीं समझेंगे, प्यार को नहीं समझेंगे। और कैस अगर सिर्फ नेटफ्लिक्स या मूवीज देख के सब कुछ सीख जाता तो बात ही अलग होती है। लोग फिर लैंग्वेज पढ़ते ही नहीं, लिटरेचर पढ़ते ही नहीं फिर, है ना सिर्फ। सो कहीं ना कहीं हमें आज के जनरेशन को एनकरेज करना पड़ेगा किताबों को पढ़ने के लिए। एंड मेरी हमेशा यही कोशिश रही कि आई ऑर्गेनाइज सच इवेंट्स फ्रीक्वेंटली, बुक लॉन्च करूं, बुक ऑथर टॉक शो करूं, ताकि लोग समझे एक किताब की जो वर्थ होती है, लैंग्वेज और लिटरेचर की जो वर्थ होती है, वो पीपल शुड अंडरस्टैंड। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो भी हमारे यहाँ पे ऑडियंस है, जो भी हमें सुन रहे हैं या सुनेंगे बाद में जब मैं इसको लाइव करूंगी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि उठाइए किताब उठाइए, पढ़िए। आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि ये किताब, ये स्टोरी जो है बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है। आप ये अमेजोन में अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट में भी है, अमेजोन इज बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा। बहुत जल्दी हम ई बुक भी अवेलेबल कराएंगे इसकी। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू बाय 1 कॉपी, एनकरेज माय ऑथर पूनम त्रिपाठी जी। उन्होंने बहुत मेहनत से ये कहानी लिखी है। जब रीडर्स नहीं होंगे तो ऑथर्स एग्जिस्ट कैसे करेंगे? सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू पिक, alright, open your heart, welcome this book. Thank you so much and once again congratulations पूनम जी। अब हमारे जो गेस्ट है, बहुत सारे अभी ऑडियंसेस है, उनमें से कोई भी अगर कुछ पूनम जी को या गेस्ट को सवाल करना चाहते हैं, आई वुड जस्ट लाइक टू गिव 5 मिनट्स, क्योंकि हम सबका सुनना चाहते हैं एंड उनका क्या राय है किताबें पढ़ने के लिए और इस कहानी को। सोनू जी है, सोनू जी अगर सुन रहे हैं, आप शुरुआत कर सकते हैं। देखिए मौसमी बहन, जहाँ हाँ तक जी। रही बात किताबों की खरीदने की और पढ़ने की, तो आप चिंता मत कीजिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में किताब पढ़ने के विषय को उठाया है, तो लोग अब किताबों की तरफ लौटेंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी जब कुछ कहते हैं तो लोग उधर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो Hopefully. चिंता मत कीजिए। और जो है कि पूनम बहन की जो किताब है, वो किताब लोग खरीदेंगे और सराहेंगे भी, और हम उम्मीद करते हैं कि इस किताब को कोई पुरस्कार जरूर मिलेगा। हाँ, और इंडियन आर्मी में इसको सराहा जाएगा, जैसे विविध भारती एक कार्यक्रम करती है। तो जब मैं किताब पढ़ रहा था तो वो विविध भारती का कार्यक्रम सैनिकों के लिए वो याद आ रहा था। तो
ये किताब एक तरह से इंडियन आर्मी को समर्पित है और इंडियन आर्मी के लाइब्रेरी में जाए, उन तक पहुंचे। और मैं वास्तव करूंगी। में ये उन्हीं लोगों को लिखने वो पढ़ने के लिए बना हुआ है, क्योंकि बहुत भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल नहीं है। ऐसी किताब नहीं है कि बहुत कई दिन लगेंगे, रामचरित्र मानस जैसे नहीं कि उसको कितने घंटे लगेंगे। तो ये है। बहुत बहुत बधाई पूनम बहन आपको एक बार और। मुझे कहीं निकलना था किसी मीटिंग में। हाँ जी सर लेकिन बिल्कुल सर। बातचीत नहीं इतनी अच्छी लगी। हाँ, हम और जा रहे हैं पूनम अंत की बहन तरफ। से, हाँ, पूनम बहन से मतलब कि इतना हम लोग आत्मीयता बन गई आभासी दुनिया में। और त्रिलोकी भाई को तो मैं जानता ही हूँ। और अपनी जो दूसरी गेस्ट हैं वसुंधरा बहन, तो वसुंधरा बहन को तो मैं नहीं जानता, लेकिन इनके आसपास के जो लोग हैं उनको मैं जरूर जानता हूँ, क्योंकि शांति निकेतन से मेरा भी बड़ा लगाव रहा है और मैं आता जाता रहा हूँ। बहुत सारे हमारे दोस्त वहाँ पे अध्यापक हैं और वहाँ एक हमारी मुबोली बहन भी हैं जो हमेशा संपर्क में रहती हैं, मंजू रानी सिंह। मंजू रानी तो जी, जी जी जी। हाँ। तो त्रिलोक सर, आप क्या कहना चाहोगे आज? जैसे कि ना अभी 8 बजने वाले हैं, शनिवार के दिन है, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि हमें जाने के दिल कर। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको सुन के। बिल्कुल। सबसे पहली बात मैं कहूँ कि मौसमी जी, आपकी हिंदी बड़ी दुरुस्त है, एकदम आप सही मार्ग पर हैं। और कौन कहता है कि आपकी हिंदी कमजोर है? और मैं आप जैसे बोलती हैं, हम सभी कायल हो जाएंगे कुछ दिन के बाद में। मुझे लगता है कि अगर आप इस ओर दौड़ने लगेंगी तो मतलब मेरे ख्याल से आपकी भाषा भी शुद्धता को प्राप्त करती हुई कहीं ना कहीं हृदय तक उतरती है। आपकी आवाज में वो कशिश है, उन्नति बहन की आवाज में कशिश है, अद्भुत है। तो मैं अवश्य कहूंगा कि अंग्रेजी पे पकड़ है ही, हिंदी पर भी पकड़ बना लीजिए और आप छा जाइएगा। आप लोग बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं। और 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 सहायता अगर चाहिए तो हमारे साथ है, आपके साथ स्वयं लेखिका बैठी है, पूनम जी बैठी हैं, और हम लोग तो हैं ही हैं। तो निश्चिंत रहिए। और इस किताब के विषय में बस आखिरी शब्द मैं अवश्य कहना चाहूंगा, जो हृदय से या हृदय पर वर्ता है या फिर अपने आप को जोड़ता है, सही मायने में आज इंसान है और हृदय या फिर दिल कहीं ना कहीं धड़क रहा है, तो ये पुस्तक उनके लिए है, पत्थर दिल वालों के लिए नहीं है। बिल्कुल सही। उनका दिल धड़क रहा है आज भी, तो ये पुस्तक उनके लिए है। जैसे कि सर ने भी कहा कि ये शब्द जो है बड़े मतलब कि आप पढ़ना शुरू कीजिएगा। देखिए कि भाषा जो है एक साहित्यिक भाषा है, मैं मानता हूँ, उसकी अपनी एक पहुंच है, उसकी अपनी एक सोसाइटी है। सोसाइटी में कहना चाहूंगा, क्योंकि उसके बाहर वो कभी निकल ही नहीं पाती है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, परंतु सच्चाई यही है। वो परिधि से वो निधि वाली स्थिति उनकी नहीं आती है यहाँ पर, तो मैं यही कहूंगा। परंतु आज के समय में खास करके अभी रचनाएं जो हैं वो जन जन तक पहुंचे, और उसके लिए आपको सामान्य भाषा की, रोजमर्रा की भाषा के शब्दों को उठाना पड़ेगा। इससे हिंदी की हानि नहीं होती है भाई, हिंदी की एक अलग पहचान बनती है। हिंदी अपने आप में हिंदी नहीं है, हिंदी सही माने में भाषा है ही नहीं, वो तो सबको लेके चलती है, वो हिंदी है। इसलिए वो बंगला भी है, उर्दू भी है, फारसी भी है ना, सब है। इसलिए वो हिंदी है और ये हिंदुस्तान है। और आपके सामने निधि जी की कहानी है, संपूर्ण कहानी है, उसे पढ़िए जरूर। वसुंधरा मैम, आप क्या कहोगे? जाते जाते आपकी भी सुन ले 2 शब्द पूनम जी के बारे में। बहुत ही अच्छा लगा। पहले मैम के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। यदि आज ना कही तो लगेगा ये समय चूक गया। नहीं, बोलो पूनम, बोलो।
मैम सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप एक बार फिर से मुझे मिल गई और ये सुनहरा अवसर कविता मैम ने मुझे प्रदान किया, उन्हीं से आपका नंबर मुझे मिला। नहीं और नहीं कविता सच। मैम आज यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि उनके परिवार की जो दुखद स्थिति थी उनके परिवार में, और उसके बाद भी मैम ने ज्वाइन किया, तो मैं तहे दिल से मैम को शुक्रिया अदा करती हूँ, कविता मैम को। धन्यवाद धन्यवाद और पूनम। वसुंधरा मैम, जो बोले ना कि उंगली पकड़ के चलना माता पिता सिखाते हैं, मुझे लिखना मैम ने सिखाया। मैं जब 11 में मेरी एक कविता थी, 11 में 12 में मैं थी, उस समय मेरी एक कविता मैम ने देखी और कहा कि पूनम तुम काव्य गोष्ठियों में क्यों नहीं आती हो? तो मैंने कहा कि मैम इतनी अच्छी कविता मैं नहीं लिखती हूँ। उन्होंने कहा नहीं लिखती हो, तुम आओ। और उन्होंने मुझे अर्चना में ले गई, अर्चना संस्था जो थी इनकी, वहां पर मुझे ले गई। वहां पहुंच के मैं बहुत ही नर्वस थी, इतने सारे वरिष्ठ कवि लोग थे और उनके बीच में मैं, आप सोच सकती हैं क्लास 12 के स्टूडेंट मुझे कहाँ से मिलेगा वो, मतलब क्या बोलूं कि मोटिवेट करने के लिए मैम जब आई तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से मोटिवेट किया। नहीं पूनम तुम सुनाओ, कविता सुनाओ तुम। जब मैंने वहां पे अपना अंधा युग कविता सुनाया था और मुझे याद है कि मैम ने मुझे पीठ थपथपाई और कहा नहीं तुम लिखती रहो। और आज जो ये निधि आई है ना, उसमें वसुंधरा मैम का बहुत बड़ा योगदान है। आज यदि इन्होंने मेरे लेखन को आगे नहीं बढ़ाया होता ना तो मैं आगे नहीं बढ़ती। मुझे तो इसका एहसास भी नहीं था पूनम हमारे कि तुम समाज इतना को गुरु की सोचती हो। इसलिए आवश्यकता है और कबीर शायद और इसीलिए वो यही बोलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल यही बिल्कुल। सबसे बड़ा परिणाम जो आज आया है, वही हम लोग की उपलब्धि है कि हम लोगों ने कहीं कुछ किया और तुमने उसको पकड़ा, तुमने उसको समझा। पता नहीं मुझे, मैं तो भूल भी गई थी, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। मतलब आज कितने वर्षों के बाद इस तरह का इतना अच्छा समय आया है कि तुम मुझे मिली। मुझे पता ही नहीं था कि तुम कहाँ लिख रही हो, क्या कर रही हो, कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जब ये पुस्तक आई, पुस्तक के माध्यम से तुमने मुझे याद किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे आंखों में बस आंसू नहीं आ रहे हैं, अभी खुशी के आंसू हैं लेकिन मैं बहुत ज्यादा, और मैं ये बोलूंगी कि निधि होश में आओ, ये लास्ट जो तुम्हारी लाइन है बड़ी अच्छी है तुम्हारी किताब की है। निधि होश में आओ, भगवान ले हमरो प्रार्थना सुनु भय को छा। वाह। निधि को पता था कि कान्हा इतना निष्ठुर नहीं हो सकता है, पूनम से हमको मिलाएगा जरूर। मैम लेकिन आज कान्हा की भूमिका कविता कोठारी मैम ने अदा की। यदि उनसे मेरा परिचय ना हुआ होता तो फिर मैं आपसे नहीं मिलती। और कविता से मिली, पूनम आप से मिली और त्रिलोक जी से मिली, त्रिलोक जी से मिली, अब सुभाष जी से मिली हूँ और मौसमी जी से। अरे बहुत अच्छा लग रहा है, इतना सुंदर वातावरण, इतना सुंदर गंभीरता से आप लोग ये कार्यक्रम किए, बहुत अच्छा। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और हमेशा जो है अपने सृजन में लगे रहिए, बस मेरा यही कहना है। तो कहीं ना कहीं कुछ निकल आता है। थैंक यू सो मच मैम। हमारी अगली बुक, हमारी उर्दू और हिंदी किताब भी अभी निकलने वाली है, कविता उर्दू एंड हिंदी। वो भी मैंने जिम्मेदारी ली है कि मैं थोड़ा, इंग्लिश किताबें तो हम पब्लिश करते ही हैं, बट धीरे धीरे उर्दू हिंदी बहुत अच्छा आपने किया आगे बढ़ाए। तो आशा करेंगे आप सब आएंगे, मैं आप लोगों को जरूर इनवाइट करूंगी। मौसमी बहन, भाई त्रिलोक के संपर्क में रहिए, आपको नफासत वाली उर्दू और हिंदी सीख जाएंगे आप। बहुत खूब। So Unnati, I welcome Unnati again to give an end, put an end to our show, and thank all our esteemed guests and our author. Unnati, hope you are here. उन्नति को बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने संघर्ष रखा रहा, अपना अंत तक चलता रहा। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। हार्दिक बधाई आप सभी को। आप सभी को बधाई। कुछ बोलना चाहती हूँ बारे में। हाँ जी उन्नति। हाँ, जैसे मैम की बातें मैं सुन रही थी, वो जब वसुंधरा मैम की बता रही थी तो मुझे महसूस हुआ, मैंने अभी कुछ वक्त पहले मैम के साथ वर्कशॉप में सीख के कहानी लिखी थी, तो मेरे दिमाग था, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, सोचा कि मैं काफी कुछ सीख सकती हूँ। बट मन में कि मौसमी तो ग्रेफिकेशन की डायरेक्टर है, तो मैं उनसे
सकती हूँ वो मैं उन्नति, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, आप फिर से बोलिए, आपको हम सुन नहीं पा रहे हैं। बहुत कोशिश कर रही है आज वो। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। स्टूडेंट है जर्नलिज्म की, तो एनकरेज करती रहती हूँ कि वो भी लिखे। उन्होंने राइटिंग कोर्स भी किए हैं मेरे अंदर। सो बहुत यस अच्छा। उन्नति, यस उन्नति, कंटिन्यू। हेलो। हाँ जी, बोलिए उन्नति। तो मैं यही बोलूंगी कि एक बार क्वेश्चन था लिखने से पहले, तो मैं आपको मैसेज किया, उन्होंने इतना प्यार से समझाया। मैं अपने मम्मी से भी इतनी अच्छी है कि मतलब इतना खास इनका शोल है, फिर भी ये बहुत अच्छे से सिखाती है। तो मेरे को ऐसा महसूस होता है कि एक तरीके से मौसम अगर नहीं खिलाते तो मैं इतना नहीं पॉजिटिव होती लिखने में। इनसे मिलकर और ज्यादा मोटिवेट हो गई और ज्यादा लिखने लगी। मैं बहुत ज्यादा आइटम बहुत नहीं है, तो मैं कंटिन्यू आपको उन्नति। थैंक यू करना चाहूंगी। थैंक यू मैम। उन्नति, नाउ लेट अस तो क्लोज द शो। फिर तो आप सभी को इस पर में आने का बहुत शुक्रिया। आप सभी ने अपना कीमती दिया, अपनी खास बातें हमसे साझा की। उनको फिर से बहुत साझा है। हम जीवन को यहाँ पे खत्म करें। सभी को बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू उन्नति, थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं इस कार्यक्रम को यूट्यूब चैनल जो लिंक है आप सबके साथ शेयर करूंगी, पूनम जी के साथ शेयर करूंगी, सुभाष सर के साथ। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा बिल्कुल ताकि लोग किताबें पढ़े और उठाए और पढ़े। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड फिर मिलेंगे अगले ही ऐसे ही शो में, ऐसे ही अच्छी बातें और अच्छी चीजें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच धन्यवाद, एवरीवन। धन्यवाद, धन्यवाद। गॉड ब्लेस। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार आप सभी राम को। राम।